सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। द इनविजिबल टैक्स इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है बढ़ती हुई महंगाई पे और उसके बढ़ने के पीछे कारणों पे, क्या रीजंस है। शुरू करें। इकोनॉमिक आर्टिकल है, पढ़ने में मज़ा आएगा, कहानी की तरह पढ़ना। हर सेंटेंस की ग्रामर और स्ट्रक्चर को मैं अलग से लेकर के आपको बताऊंगा, तो ट्रांसलेशन के साथ साथ वोकैब और ग्रामर पे खास हमें फोकस देना है। शुरू कर लें। देखो, जो भी आज आप सीखोगे आप अप्लाई करोगे इन दो क्विज़ पे। ये है फर्स्ट क्विज़, सभी को एज ए चैलेंज मैं थ्रो करूँगा। इस क्विज़ के अंदर सही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करके बताएं। आप पहले सीख लो, वीडियो के लास्ट में मैं करके दिखाऊंगा, है ना। पहले आप ट्राई दो, फिर देखते हैं। ये दूसरा क्विज़ है क्लोज टेस्ट का, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक ट्राई शुरू में देना ताकि वीडियो के लास्ट में आपको पता लगे आपने कितना सीखा। शुरू करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे द इनविजिबल टैक्स। कह रहे एक ऐसा टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है जो इनविजिबल है, जो विजिबल नहीं है ना, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, हिडन है, कंसील्ड है। अच्छा, टैक्स कौन सा है, किस पे लग रहा है। कह रहा है ऑन होप्स ऑफ स्मूथ रीबाउंड ऑफ इकॉनमी। कह रहा है ये उन आशाओं पे लग रहा है जो एक स्मूथ रीबाउंड की हैं, जो एक आसानी से आने वाली वापसी की हैं, रिवाइवल की हैं हमारी इकॉनमी की। तो इकॉनमी के रिवाइवल के ऊपर एक टैक्स लग रहा है। इकॉनमी को रिवाइव होने की आशाओं के ऊपर सरकार हमें एक टैक्स लगा रही है। देखेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ से कौन सा वो टैक्स है। उससे पहले रिबाउंड वर्ड को देख लें। ये हमारी वोकैब वाली डायरी में ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं आज से 5-6 दिन पहले। रिबाउंड का मतलब होता है बाउंस बैक करना, गिर करके खड़ा होना, रिवाइव करना, जंप बैक करना। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले भाई फटाफट से वीडियो को एक लाइक दे दो और एक शेयर दे देना। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बोलना ना पड़े आपको, है ना। आपके छोटे से एक्ट से टीचर्स का बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। कह रहा है इमर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू रेन इन इन्फ्लेशन एज पीपल फेस इनकम लॉसेस एंड मेडिकल कॉस्ट। कह रहा है इमर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है। इमर्जेंट क्या होता है भाई, ऐसी चीज़ जो बड़ी अर्जेंट हो। इसको मैं अभी तोड़ के बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर, है ना। कह रहा है अर्जेंट एक्शन जो है, इमर्जेंट एक्शन जो है बड़ा ही नीडेड है, उसकी है बड़ी ज़रूरत। अच्छा, क्यों है ज़रूरत, ताकि रेन इन किया जाए, ताकि कंट्रोल में लाया जाए महंगाई को, इन्फ्लेशन को। और ये काम कब होगा, जैसे ही लोग फेस कर रहे हैं, जैसे ही लोग सामना कर रहे हैं, एक तो इनकम के लॉस का और दूसरा बढ़ती हुई चिकित्सा की कॉस्ट का, मेडिकल कॉस्ट का। तो लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है, ऊपर से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। तो फटाफट सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, एक्शन सब्जेक्ट है, इज नीडेड इसकी वर्ब है पैसिव में, पीपल दूसरा सब्जेक्ट है, एज कंजंक्शन के बाद, फेस इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब हर रोज़ की तरह ब्लू और पिंक कलर में मिलेंगे हर सेंटेंस के। आपकी अंडरस्टैंडिंग रातों रात है ना इतनी बूस्ट हो जाएगी अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना शुरू कर दो। तो इस एक्सरसाइज का फ़ायदा उठाएं इन कलर्स का। चलो अब आ जाओ रेन इन पे। रेन इन होता है कंट्रोल करना, कर्व करना, रिस्ट्रेन करना, किसी चीज़ को अपने लगाम लगाना, है ना, किसी चीज़ को रोकना कहलाता है रेन इन। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसकी एक मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। एक वर्ड होता है रेन और एक वर्ड होता है रेन, जी लगा के और बिना जी के। ये रेन का मतलब होता है प्रशासन। ये रेन इन नाम की कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, समझ गए मेरी बात को। और ये जो फ्रेजल वर्ब है वो है रेन इन वाली। रेन का मतलब होता है लगाम। तो प्रशासन और लगाम में दोनों में फ़र्क रखना। इस वाले रेन में ये प्रशासन है और इस वाले रेन में ये लगाम है, ठीक है। करेक्ट फ्रेजल वर्ब है बिना जी के, रेन इन। अब बढ़ते हैं अपनी वोकैबुलरी की तरफ। आज जो आप सीखने वाले हो, पहले ही आपको थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि स्मूथली आप पढ़ पाओ। लेकिन उससे पहले मैं ऐड करूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है।
अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, YET10 आप कूपन कोड लगाएं और गोल्ड कॉइन्स को यूज करें, 401 रुपीज में मिलेगा। यूजफुल ऐप है, इधर उधर से करंट अफेयर इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, शाम को एक जगह मिल जाएगा। अपने वर्ड्स देख लो आज के फटाफट से सारे। 5 वर्ड्स आए हैं आज, इमर्जेंट, सबसाइड, रेकन विद और ऑफसेट। एक और वर्ड आया रीबाउंड, जिसको हमने पहले ही कर चुके हैं, आज उसको फिर से देख लेंगे, है ना। इसको हमने 5 दिन पहले किया था। देखिए रिबाउंड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है फिर से जंप बैक करना, गिर करके खड़ा होना। द शेयर मार्केट हैज़ रिबाउंडेड 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश। शेयर मार्केट गिर करके खड़ी हो गई 2 वीक के बाद क्रैश के। तो पहले क्रैश हुआ और 2 वीक बाद रिबाउंड हुआ, है ना। ये वर्ब फिर से देख लेते हैं क्योंकि पहले आ चुकी है, आज फिर से यूज़ होगी। अब देखो आज का वर्ड है इमरजेंट। ये वर्ड है एक एडजेक्टिव। देखो आपने इमरजेंसी तो सुना ही होगा, इमरजेंसी इसकी नाउन फॉर्म होती है। और एक इमर्ज वर्ब सुनी होगी आपने, उभरना किसी चीज़ का, ये इसकी वर्ब फॉर्म होती है। इन दोनों का मिक्सचर है इमरजेंसी और इमर्ज का इमरजेंट, याद रखना। तो इसके दोनों ही मीनिंग होते हैं। इमरजेंसी से इसका मीनिंग निकलता है अर्जेंट वाला, और इमर्ज से इसका मीनिंग निकलता है इमर्ज होने वाला, अपीयरिंग। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंडिया इज़ बिलीव टू बी एन इमर्जिंग ग्लोबल फोर्स। इंडिया बिलीव्ड है, इंडिया मानी जाती है कि एक उभरती हुई इमर्जेंट ग्लोबल फोर्स है। समझ गए ना। इमर्जेंट का मतलब क्या है, जो इमर्ज हो रहा हो, उभरता हुआ हो, है ना, सबके सामने आ रहा हो। तो ये हो गया इसका पहला वाला मीनिंग इमर्जेंट का, अपीयरिंग। अब देखो दूसरा वाला मीनिंग, द पेशेंट नीडेड एन इमरजेंट सर्जरी प्रोसीजर। पेशेंट को ज़रूरत थी एक इमरजेंट सर्जरी प्रोसीजर की। अब यहाँ इमरजेंट का मतलब है अर्जेंट सर्जरी प्रोसीजर, समझ रहे हो। तो ये इमरजेंट है ना, एक हाइब्रिड वर्ड है ये। इमर्ज वर्ब और इमरजेंसी नाउन दोनों को कंबाइन करके एडजेक्टिव बनाया हुआ है, इसलिए इसके दोनों ही मीनिंग है ना। उभर करके आने वाला और अर्जेंट दोनों ही मीनिंग रखता है। अगला वर्ड देखो सबसाइड। इसको आप याद कर सकते हो, सब कुछ साइड में। जब सब चीज़ें साइड में होती है तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस है, अब उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, तो कोरोना वायरस सब साइड में हो रहा है ना। कोरोना वायरस जो है साइड में जा रहा है, समझ गए ना। किसी चीज़ की प्रभाव का, इंटेंसिटी का कम होना सबसाइड होना कहलाता है। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। एक्टर की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी शुरू हो गई धीमी होनी उसकी अरेस्ट के बाद। तो अरेस्ट, एक्टर को पहले पकड़ा होगा कुछ चरस गांजा लेते हुए, है ना, पुलिस ने। जैसे ही पकड़ा उसके बाद इसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है सबसाइड होने लगी। इसके सिनोनिम होते हैं वेन, डाई डाउन, पीटर आउट और टेपर ऑफ। लास्ट की दोनों फ्रेजल वर्ब जरूर याद रखना, पीटर आउट और फ्रेजल टेपर ऑफ, किसी चीज़ का धीमा पड़ना, है ना। चलिए अगला वर्ड है रैकन। देखो रैकन और रैकन विद, आप 2 चीज़ें देखोगे एक बार में समझ जाओगे अगर एक छोटी सी आप चीज़ को गांठ लगा लो। रैकन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। रैकन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। ज़िंदगी में कहीं भी वर्ड दिख जाए रैकन से आपको समझ ना आ रहा हो, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन एक मीनिंग जो कैलकुलेट करने वाला है ना, वो हर जगह फिट बैठेगा। तो ज़िंदगी में कहीं भी रैकन वर्ड दिख जाए समझ लेना हिसाब लगाने से इसका कनेक्शन है। अब देखो कैसे। इट इज़ रैकन्ड दैट इंडियाज़ इकॉनमी विल बी सेकेंड लार्जेस्ट बाय 2050। ऐसा माना जाता है या ऐसा हिसाब लगाया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी होगी 2050 तक। देखो मैंने क्या बोला, ऐसा माना जाता है या ऐसा हिसाब लगाया जाता है। माना जाना और हिसाब लगाना दोनों ही रैकन के सिनोनिम है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे जो बिलीव किया जा रहा है ना, अज्यूम किया जा रहा है, ये भी हिसाब लगा के किया जा रहा है। पूरी कैलकुलेशन के साथ अज्यूम किया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2050 तक इतनी हो जाएगी। तो रैकन जो है ना, हिसाब लगाने से इस जो है वर्ब को हमेशा ध्यान में रखना। अब इसी से फ्रेजल वर्ब बनती है रैकन विद। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हिसाब लगाना। देखो कैलकुलेट से ही बन रही है ये भी। रैकन विद का मतलब है किसी चीज़ को हिसाब में लेना, टेक इनटू अकाउंट करना, कंसीडर करना। हमेशा नेगेटिव चीज़ों के साथ में यूज़ करें आप। जैसे वी नीड टू रैकन विद ऑल पॉसिबल हर्डल्स इन आवर प्रोजेक्ट। हमें हिसाब लगाने की ज़रूरत है, कंसीडर करने की ज़रूरत है सभी के सभी पॉसिबल हर्डल्स की अपने प्रोजेक्ट में। तो जो जो परेशानियाँ आएंगी हमें उनका पहले से हिसाब लगाना है। शी इज़ अ टफ ओपोनेंट टू बी रेकन्ड विथ। वो एक बहुत ही टफ ओपोनेंट है हिसाब लगाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, इतनी वो टफ ओपोनेंट है कि उसको पहले ही आपको हिसाब में लेना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। उसको आप यूँ नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं है, ये बहुत कुछ है, टफ ओपोनेंट है, आपको इसको कंसीडर करना ही है ना। तो ऐसे आप रैकन विद नाम की
फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें टेक इनटू अकाउंट के लिए। लास्ट वर्ड है ऑफसेट, इसका मतलब होता है भरपाई करना, काउंटर बैलेंस करना। मैं आपका नुकसान कर दूं, आपका कहीं से फ़ायदा हो जाए, शाम को सब कुछ बराबर हो जाए, तो नुकसान और फ़ायदे ने एक दूसरे को ऑफसेट कर दिया, समझ गए, एक दूसरे को सेट कर दिया, ऑफसेट यही होता है। काउंटर बैलेंस बोल दो या मेक अप फॉर बोल दो, एक फ्रेजल वर्ब होती है मेक अप फॉर, है ना, भरपाई करने के लिए। इंग्लिश में कहावत है योर वर्च्यूज़ कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस। आपके जो वर्च्यूज़ हैं, गुण हैं, आपकी बुराइयों को, वाइसेस को ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। आप में लाख अच्छाइयाँ होंगी, अगर एक भी बुराई है ना तो उस बुराई के लिए आप बुरे कहे ही जाओगे, चाहे आपकी अच्छाइयाँ कितनी भी हो, उस बुराई के लिए आपकी बुराई भी होने वाली है, समझ गए ना। चलिए ऑफसेट को इस प्रोवर्ब से याद रखना, कहावत से। इनको रिवाइज ज़रूर करना मेरे भाई, 5 मिनट दे रहा हूँ अलग से और फुल्ली डिटेल में बता रहा हूँ। डिक्शनरी देखोगे ना तो भी इतनी डिटेल में समझ में नहीं आएगा। बस मेरा मकसद यही है, जैसे मुझे आते हैं वर्ड्स वैसे तुम्हें भी आने चाहिए। अब आ जाओ समरी का वक्त है, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो महंगाई ने ना पिछले 30 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है इस बार मई के अंदर। पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा हाई तोबा महंगाई ने इस बार मचाई है। कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं, लोगों के पास पैसा है नहीं, नौकरियां चली गई हैं, मेडिकल हॉस्पिटल के बिल देने हैं, ऊपर से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है बढ़ती हुई फ्यूल की कॉस्ट, पेट्रोल और डीजल पे लगता हुआ इनविजिबल टैक्स। हमें दिख नहीं रहा वो, बस हमारी जेब से हर रोज़ हम सुबह शाम उस टैक्स को चुका रहे हैं। अब देखो सरकार से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, सरकार क्या बोल रही है, इस टैक्स को हम गरीबों पे लगाएंगे बाद में जा कर के, हम इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है ये जो टैक्स लगा के आपने नुकसान कर दिया ना गरीबों का, और जो कर रहे हो आज भी, इस नुकसान की भरपाई कोई भी स्कीम नहीं कर सकती आज से 2 महीने बाद। कह रहा है आज लोगों के पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, पहले टैक्स कम करो, लोगों के मुंह में खाना जाने दो, बाद में सोचना पैसा कैसे इकट्ठा करना और कैसे लोगों में बांटना है। समझ गए ना। बहुत वरीड है, 30 साल का महंगाई का आंकड़ा टूट गया है। इसी को देख करके आप मान सकते हैं आज की टोन है कंसर्न्ड और वरीड। आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं राइटिंग स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए। रोज समरी बताने के बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा एडिटोरियल से रिलेटेड ही। 3 सेंटेंसेज में आपको उसको आंसर करना है, सिर्फ 3 वाक्यों में इंग्लिश के अंदर। आज का क्वेश्चन है आपका, आप कितना अग्री करते हैं सरकार की इस पॉलिसी से जिसमें सरकार पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा रही है और इस पैसे को गरीबों पे खर्च करने का प्लान कर रही है बाद में। सरकार की इस नीति से 3 सेंटेंस में बताना है आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, क्या लिखते हैं। लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं भी अपना कमेंट डालूंगा फर्स्ट कमेंट में इसी चीज़ के ऊपर। रोज़ एक दूसरे का पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, 2-2 3 सेंटेंस लिखो ताकि अपनी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो, है ना। चलो शुरू करना याद से। चलो आज अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहा द पैंडेमिक सेकेंड वेव may have subsided, but hopes of a smooth rebound in the economy in tandem with easing restrictions remain muddled, with the inflation numbers for May compounding the problem. कह रहा पैंडेमिक की दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी लहर हो सकता है सबसाइड हो गई हो सकता है चली गई हो। सबसाइड होना किसी चीज़ का धीमा पड़ना, तो कह रहा हो सकता है लहर ये उतर गई हो, लेकिन बट जो होप्स हैं, जो आशाएं हैं, और किसकी भाई, एक स्मूथ रीबाउंड की, बड़े आसानी से जो रीबाउंड है इकॉनमी का, फिर से खड़ा होने का जो काम है। और कैसे खड़ा होना है, रीबाउंड कैसे होना है, इन टेंडम विद, पूरे कोऑपरेशन के साथ में, टेंडम के साथ में, ईज होती हुई रिस्ट्रिक्शन के, कम होती हुई पाबंदियों के। कह रहा है ये जो होप्स है ना, ये अभी भी रिमेंड है मडल्ड, ये आज भी बनी हुई है बड़ी कंफ्यूजिंग, है ना। किसी को लगता है इकॉनमी खड़ी होगी और किसी को लगता है नहीं होगी। अब देखो ये काम हो कैसा रहा है, ये हो रहा है के साथ ही विद इन्फ्लेशन नंबर्स के, और किसके लिए, मई वाले महीने के लिए। उन नंबर्स के कंपाउंड कर देने के साथ ही इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देने के साथ ही इस प्रॉब्लम को। आसान सेंटेंस है, डरो मत, वर्ड्स आए थोड़े अजीब से, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है पैंडेमिक की जो सेकेंड वेव है हो सकता है हट गई हो, सबसाइड हो गई हो, धीमी पड़ गई हो, लेकिन जो आशाएं हैं ना, एक आराम से रिकवरी की इकॉनमी में, बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ में, कम होती रेस्ट्रिक्शंस के, सब राज्यों में से, सब शहरों में से रेस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं, लॉकडाउन हट रहे हैं। कह रहा है ये आशाएं अभी भी बड़ी मडल्ड हैं, बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, किसी को पता नहीं है होगा क्या। और ये हो रहा है कब, जब इन्फ्लेशन के नंबर साथ ही साथ मई के महीने में सारी समस्या को और ज़्यादा पेचीदा बना रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। समझ गए। वेव की वर्ड है मे हैव सबसाइडेड, होप्स की वर्ब है रिमेन। अब वर्ड्स देख लो, कंपाउंड करना मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना। कंपाउंड का एक और मतलब भी होता है मिक्सचर बनाना, है ना, 2 चीज़ों का आपस में मिला देना, लेकिन वो वाला मीनिंग हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला मीनिंग ले रहे हैं। टेंडम आप जानते हैं वो साइकिल होती है जिसमें 2 पेडल्स होते हैं,
2 आदमी 3 आदमी 4 पेडल्स वाली साइकिल को चलाते हैं ना, जब आपस में मिल करके कोऑपरेशन के साथ, वहीं से हमने फ्रेज बनाया इन टेंडम विद, है ना, 2-2 3-3 पेडल वाली बाईसाइकिल। सब साइड आपने देख लिया, किसी चीज़ का धीमा पड़ना, ईज होना, पीटर आउट, टेपर ऑफ। बढ़े आगे, कह रहा द सोरिंग पेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस बोथ रिटेल एंड होलसेल इन द मंथ दैट सॉ वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लाइक रिस्ट्रिक्शंस हैज़ कम एज अ नेगेटिव सरप्राइज। कह रहा है जो बढ़ते हुए पेस है, सोर मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ, कह रहा बढ़ता हुआ जो रफ्तार है, बढ़ती हुई रफ्तार है, और किसकी, उठते हुए प्राइसेस की, और दोनों ही रिटेल भी और होलसेल भी, और किस में, इस मंथ में, फरवरी में, सॉरी मई में। कह रहा है जो मंथ ने देखा, कौन सा मंथ, जिसने सॉ किया हर तरफ लॉकडाउन लाइक रिस्ट्रिक्शंस को, लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को। कह रहा है ये जो रफ्तार है ना, ये हैज़ कम हुई है, ये आगे आई है एक नेगेटिव सरप्राइज़ के तौर पे, एक ऐसा सरप्राइज़ जो हमारे लिए नकारात्मक है। समझ गए। पेस है जो इन दोनों के प्राइस में आया है बढ़ने के इस महीने में, जिसने हर स्टेट में रिस्ट्रिक्शंस को देखा है, ऐसा मई का महीना, ये पेस सबके लिए नेगेटिव सरप्राइज़ है। पेस की वर्ब है हैज़ कम, दैट की वर्ब है सॉ। देखिए वाइड स्प्रेड होता है जो सब तरफ फैला हो, इसको आप परवेजिव बोल दो, यूनिवर्सल बोल दो, यूबिक्यूटस बोल दो, स्वीपिंग बोल दो, है ना, इसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड, एक एडजेक्टिव है। और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं ना। सोर और प्लमेट वर्ड को ध्यान से देखना। सोर का मतलब है बढ़ना, प्लमेट का मतलब होता है घटना, और इसका एक और सिनोनिम है प्लंज, है ना, या नोज डाइव, गोता लगाने या किसी चीज़ के सीधे गिर जाने को बोलते हैं प्लमेट, प्लंज या नोज डाइव। तो इसको सोर से कंफ्यूज मत करना, सोर का मतलब है उल्टा इनका बढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रेकन टू हैव हिट a 25-year record of nearly 13%, while retail inflation touched a 6-month high of 6.3%. कह रहा है जो इन्फ्लेशन है ना, और किसके हिसाब से भाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, WPI के हिसाब से। कह रहा है वो माना जाता है या वो कैलकुलेट किया जाता है या रेकन किया जाता है कि वो हिट कर चुका है 25 साल के रिकॉर्ड को, और कब, लगभग 13% पे, है ना। कह रहे जबकि जो रिटेल इन्फ्लेशन है आपके और मेरे लिए, है ना, उसने टच कर दिया 6 महीने के हाई को 6.3% पे। तो होलसेल वालों के लिए तो 13% हो गया इन्फ्लेशन, जो 25 साल का रिकॉर्ड है, और रिटेल वालों के लिए 6 महीने का सबसे ज़्यादा है 6.3%। देखने वाली चीज़ें, इन्फ्लेशन की वर्ब है इज रेकन्ड, इन्फ्लेशन रिटेल की वर्ब है टच्ड, ठीक है ना। रेकन आप देख चुके हो, कैलकुलेट करना या इमेजिन करना, कैलकुलेट से इस वर्ड को हमेशा जोड़ के रखें। 25 ईयर आप जानते हैं यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसलिए ईयर्स के आगे एस नहीं लगा और बीच में लग गया एक हाइफन। रिकॉर्ड नाम के नाउन को मॉडिफाई करने के लिए 25 ईयर नाम का एडजेक्टिव आया है, इसलिए हमने ईयर के आगे एस निकाल दिया है और बीच में हाइफन लगा दिया है। अब मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा ग्रामर का। ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर कब कौन सा इन्फिनेटिव लगाएं, सिंपल लगाएं, पैसिव लगाएं, कंटिन्यूस लगाएं, परफेक्ट लगाएं, परफेक्ट पैसिव लगाएं, याद ही नहीं होता हमें। तो देखो याद करने के मैं तुम्हें कहता भी नहीं, अगर मैथमेटिक्स जानते हो तो तुम अपने आप सीख सकते हो बिना याद किए। कैसे सीखना है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, ठीक है। इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इन्फिनेटिव्स को जानते हैं, या अगर आपका सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो, है ना। थोड़ा सा मैं टेक्निकल जाऊँगा लेकिन ज़रूरी है, रट्टे मारोगे कब तक मारोगे। ही सीम्स टू स्लीप अर्ली एवरी डे, वो दिखाई देता है कि जल्दी सो जाता है वो हर रोज़। यहाँ पे टू स्लीप एक सिंपल इन्फिनेटिव है। सिंपल इन्फिनेटिव की फॉर्म को जान लो, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस में यहाँ पे स्लीप आया ना, यही कहलाता है सिंपल इन्फिनेटिव। याद रखना टू के बाद में इन्फिनेटिव में हमेशा बेस फॉर्म ही आएगी, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं आ सकती। यहाँ पे स्लेप्ट नहीं लिख सकता मैं, यहाँ पे मैं स्लीप्स भी नहीं लिख सकता, समझ गए ना, ये एस भी नहीं आ सकता, बेस फॉर्म आएगी हमेशा। अब देखो इसी से अपने सेंटेंस बनाएंगे सारे के सारे इन्फिनेटिव्स के। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, वो दिखाई देता है रोज़ जल्दी सोता हुआ, लेकिन ये सेंटेंस देखो, ही सीम्स टू फायर फ्रॉम हिज जॉब, वो दिखाई देता है अपनी जॉब से फायर होता हुआ। उसकी आदत है रोज़ जिस भी नौकरी पे वो जाता है फायर हो जाता है, 2 मिनट में उसको या 2 घंटे में उसको काम कराते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? यहाँ पे स्लीप कौन कर रहा था? ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नौकरी से निकालने का काम कोई और कर रहा है। ही जो है इसको निकाला जा रहा है, ही के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल इन्फिनेटिव तो यूज़ होगा क्योंकि इसकी रोज़ की आदत है, लेकिन पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म कैसे बनेगी? यहाँ पे घुसा दो डी। अब जैसे ही आपने फायर्ड लगाया, आपको क्या पता लगा, टू के बाद में फायर्ड तो आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, बीच में बी को लगाना है।
और जैसे ही आपने बी लगाया, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, पैसिव भी बन गया। ये बी ने एक पंथ दो काज कर दिए, टू के बाद में बेर इन्फिनिटिव को ले आया और फायर्ड से पहले बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, पैसिव वाली स्ट्रक्चर को बना दिया। समझ गए ना, इसीलिए बीच में बी लगाते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर बताओ जरा बीच में बिन क्यों नहीं लगता। अरे बावले इसलिए नहीं लगता क्योंकि बिन टू के बाद में आ ही नहीं सकता। आगे बढ़े। ही सीम्स टू सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, दिखाई देता है वो अभी एक गाना गा रहा है, मेरे सामने बैठा है, थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा है कुछ। मैंने अपने दोस्त को बोला यार लगता है गाना गा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे सिंगिंग लगाना ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन हमें चाहिए, है ना। सिंग कर रहा है तो सिंगिंग लगाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत हमारी यही है जो यहाँ पे फायर्ड के साथ हुई थी, टू के बाद में तो सिंग ही आएगा, सिंगिंग आ नहीं सकता। और दूसरी दिक्कत एक और है, कंटिन्यूस एक्शन दिखाने के लिए हमें बी फैमिली की एक वर्ब चाहिए होती है। तो यहाँ पे बी फैमिली की वो वाली वर्ब लगा दो जो कि टू को भी सेटिस्फाई कर दे और बी फैमिली की वर्ब भी आ जाए इससे पहले। कौन सी होगी? बी। ही सीम्स टू बी सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, इसीलिए कंटिन्यूस इन्फिनेटिव को इस तरीके से बनाया जाता है। इस बी ने टू के बाद में आकर के बेयर इन्फिनेटिव भी बना दिया और इस बी के बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई, हमारे पास एक एक्शन वर्ब भी बन गई कंटिन्यूस टेंस में। समझ गए ना, इन्फिनेटिव को ऐसे बनाया जाता है। अब यहाँ देखो, ही सीम्स टू स्लीप अर्ली बाय नाउ, वो दिखाई देता है आज अभी तक वो सो चुका है जल्दी। बाय नाउ मतलब अभी तक, अभी तक दिखाई देता है कि वो जल्दी सो भी चुका है ना, आज वो सो चुका है। यहाँ पे चाहिए परफेक्ट, काम के होने की जो दशा हो चुकी है। परफेक्ट के लिए क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और बीच में क्या लगता है? हैज़, हैव, तो आप यहाँ पे हैज़ लगा दो। ही के हिसाब से सिंगुलर हैज़ को लगा दिया। लेकिन याद रखना, ये तो तुमने परफेक्ट टेंस बना दिया लेकिन ये परफेक्ट इन्फिनिटिव अभी तक नहीं बना। टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, हैव फैमिली की बेस फॉर्म है हैव। समझ गए ना, हैव फैमिली की बेस फॉर्म ही हैव है। कभी भी कैसा भी सेंटेंस हो, टू के बाद में इन्फिनेटिव अगर बनाओ आप, जो परफेक्ट इन्फिनेटिव बीच में हैव को ही लगाएं। चाहे कोई भी टेंस में बात हो रही हो, पास्ट में, परफेक्ट में, आप हैड या हैज़ को ना लगाएं, हैव को लगाएं। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। लास्ट देख लो, ही सीम्स टू फायर फ्रॉम हिज जॉब रिसेंटली, लगता है रिसेंटली वो अपनी जॉब से फायर हो चुका है। देखो यहाँ पे भी परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाया सकता है, मैं यहाँ लिख दूँ हैव फायर्ड, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दिक्कत क्या है? फायर उसको किया गया है, ही ने थोड़े ना किसी को फायर किया है, ही को नौकरी से निकाला गया। अब क्या इलाज करें? तो यहाँ पे टू के बाद में हैव तो आना ही है, हैव के बाद में फायर्ड भी आना है। आपको बनाना है पैसिव। पैसिव के लिए क्या करना है? फायर से पहले बी फैमिली की एक वर्ब ले आओ। मान लो मैं बी लगा दूँ, बी फायर्ड, पर दिक्कत हो जाएगी, हैव अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो बी फैमिली की वो वाली वर्ब घुसा दो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो कौन होती है? बिन। समझे मेरी बात को? ये है मैथमेटिक्स इंग्लिश के पीछे की। कोई मुझसे पूछे सर यहाँ पे बिन क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फायर्ड से पहले बी फैमिली की एक वर्ब चाहिए थी। बी फैमिली की एक ही ऐसी वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म है बिन, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, पैसिव इन्फिनेटिव को परफेक्ट में बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर्स है भाई, ये इन्फिनेटिव चैप्टर अगर समझ सकते हो तो एक बार में सीख सकते हो। आज के क्विज में यूज़ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझसे कह रहा सर ग्रामर बड़ी बोरिंग होती है, कैसे याद करूं, समझ ही नहीं आती मेरे को। जिस दिन आप कसम खा लोगे किसी रूल को तब तक नहीं मानूंगा जब तक उसके पीछे का लॉजिक ना पता लग जाए। तो ये कसम आपने खा ली ना, तो लॉजिक आप पता करके ही मानोगे, और लॉजिक आपको पता लग गया तो इंग्लिश बन जाती है मैथमेटिक्स। बढ़े आगे। कह रहा वाइल रन अवे फ्यूल प्राइसेस दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस वर ए की फैक्टर इन ड्राइविंग अप बोथ इन्फ्लेशन इंडिसेस, दे वर नॉट द ओनली वन एट वर्क। कह रहे जहाँ पे रन अवे फ्यूल प्राइसेस हैं, रन अवे मतलब जो रन कर गए अवे, जो अनकंट्रोल्ड है, आपके हाथ में नहीं आ रहे, रन अवे हैं, भागते ही जा रहे हैं। कह रहे जहाँ भागते हुए फ्यूल के प्राइसेस हैं, जो यहाँ पे ईंधन के दाम हैं, जो शामिल है जिसमें इंक्लूड करते हैं हाइट एक्साइज ड्यूटीज और टैक्सेस। कह रहे जहाँ पे ये प्राइसेस एक की फैक्टर थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रीज़न थे, और किसमें? ड्राइव अप करने में, ऊपर ले जाने में, दोनों ही प्रकार के इंडस्ट्रीज को, दोनों ही प्रकार के महंगाई के ग्राफ को। इंडस्ट्रीज मतलब ग्राफ है ना, दो टाइप के ग्राफ। कह रहे जहाँ पे ऐसा था, दे वर नॉट द ओनली वंस एट वर्क, वो नहीं थे अकेले काम पे लगे हुए। तो ज़रूर फ्यूल के प्राइसेस से सब काम जो है ख़राब हो रहा है, लेकिन अकेले यही गुनहगार नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं। फ्यूल प्राइसेस की वर्ब है वर, दैट की वर्ब है इंक्लूड, डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है ना। दैट की वर्ब है इंक्लूड, दे की वर्ब है वर। ड्राइव अप करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। रन अवे मैंने आपको बता दिया, आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड। बढ़ते हैं आगे। सवाल है आपसे एक यहाँ पे, इंडस्ट्रीज, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? नाउन चैप्टर में आप सीख चुके हो
कैसे बनाया जाता है इंडिसेस, इसका सिंगुलर फॉर्म याद करके बताना कमेंट्स में, है ना। कह रहा रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड हिट अ 6-month हाई ऑफ 5% फ्रॉम barely 2% इन अप्रैल with pulses and eggs as well as edible oils leading the surge। कह रहा रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना खाने के दामों में, फूड में हिट कर गया 6 महीने के सबसे ऊंचे दामों को जो थे 5% के, और कहाँ से, महज 2% से जो थे अप्रैल के अंदर। और ये काम ऐसा कैसे हुआ, दालों के और अंडों के साथ ही साथ एडिबल ऑयल्स के लीड करने के साथ ही इस पूरे चढ़ाव को, इस पूरे सर्ज को। तो रिटेल इन्फ्लेशन 2% से 5% पे आया, क्योंकि एक तो तेल जो है खाने वाला वो हो गया महंगा, दूसरा दालें और जो है एग्स जो हैं वो भी महंगे हो गए, सर्ज को ड्राइव कर रहे थे। समझ गए ना। इन्फ्लेशन की वो हिट, देखो एडिबल और पोर्टेबल दो वर्ड्स हैं। एडिबल का मतलब है सूटेबल फॉर ईटिंग। एडिबल ऑयल वो ऑयल है जिसको आप खा सकते हो या जिससे आप खाना पका सकते हो। पोर्टेबल भी सूटेबल होता है लेकिन फॉर ड्रिंकिंग। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करना। खाने वाली चीज़ के लिए पोर्टेबल मत लगाया ना, और पीने वाली चीज़ के लिए एडिबल मत लगाया ना। बढ़े आगे। कह रहा फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन हिट 11.6%, द हाइएस्ट इन ओवर 9 years, and no respite is in sight on this front as pump prices for petrol raised past ₹100 a litre even more parts of the country in this month। कह रहा फ्यूल और लाइट का जो इन्फ्लेशन है उसने हिट कर दिया 11.6% को। ये हाईएस्ट है पिछले 9 सालों में। तो पेट्रोल और जो लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी है ना, पिछले 9 सालों में इतनी महंगी कभी भी नहीं हुई। और कह रहा कोई भी रिस्पाइट, कोई भी रिलीफ, कोई भी राहत इन साइट नहीं है, नज़र में नहीं आ रही इस मोर्चे पे, इस फ्रंट पे। कह रहा कैसे हो रहा है काम, क्योंकि जो पंप प्राइस है पेट्रोल के वो रेस कर गए 100 रुपये लीटर से ज़्यादा, और भी ज़्यादा पार्ट्स में, हिस्सों में इस देश के, हमारी कंट्री के इस महीने के अंदर। तो 100 रुपये के ऊपर जा रहा है पेट्रोल, तो राहत कहाँ से आएगी। और ये जो है राहत, ये जो प्राइस है पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा है फ्यूल का। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन की वर्ब हिट, रिस्पाइट मतलब आराम, रिलीफ, रिप्रीव, है ना, राहत। इसकी वर्ब इज। पंप प्राइसेस की वर्ब रेस्ट। पंप प्राइस मतलब पंप पे आने वाला प्राइस, पंप जो पेट्रोल पंप का प्राइस है, ऐसा समझ लो ना। करा डीजल हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड द सेंचुरी मार्क इन राजस्थान श्री गंगानगर, वेयर फ्रेट कॉस्ट एड अप ऑन टॉप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। तो पेट्रोल के तो 100 रुपये के दाम कई जगह हो रहे थे, करा डीजल ने भी क्रॉस कर दिया है सेंचुरी के मार्क को, 100 रुपये के निशान को, राजस्थान के श्री गंगानगर में। करा जहाँ पे जो फ्रेट की कॉस्ट है, जहाँ पे जो ढुलाई की कॉस्ट है, ट्रकों में आवाजाही की कॉस्ट है, वो एड अप कर रही है, और किसके ऊपर, ऑन टॉप ऑफ, ऊपर से स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस के। तो राजस्थान में बहुत महंगा हो गया डीजल। पेट्रोल की कॉस्ट जो है टैक्सेस के ऊपर और ज़्यादा लग रही है, फ्रेट की कॉस्ट। फ्रेट का मतलब है जो भी सब्जी वगैरह, दूध वगैरह जाता है ना, उसमें ढुलाई का पैसा भी उसकी कीमत में शामिल होता है। तो अब ये जो डीजल बढ़ रहा है ना, इसी की वजह से सब्जी और उनके दाम भी बढ़ रहे हैं। स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस तो उन पर लग ही रहा है। समझ गए। डीजल की वर्ब हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड, फ्रेट कॉस्ट की वर्ब एड अप, ऑन टॉप ऑफ का मतलब है इसके ऊपर से। श्री गंगानगर मेरा होम टाउन है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था ना, जहाँ पे आज भी मेरा घर है, श्री गंगानगर। अभी हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, मैं जयपुर में शिफ्ट हो गया हूँ, बट ये मेरा होम टाउन है, आजकल न्यूज़ में है। कह रहा इवन इफ वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कोर इन्फ्लेशन हैज़ क्रॉस्ड द 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 months एंड इज एस्टिमेटेड एट 6.6%। कह रहा है यहाँ तक कि अगर कोई भी इंसान, वन का मतलब है कोई भी अगर डिस्काउंट भी कर देना फूड और फ्यूल के प्राइसेस को, कोई अगर भूल भी जाए खाने पीने और चीज़ों के दामों को, जो कोर इन्फ्लेशन है, जो मुख्य इन्फ्लेशन है, वो 6% के मार्क्स को क्रॉस कर चुका है पहली दफ़ा 31 महीने में, और ये एस्टिमेटेड है 6.6% पे, है ना। 6% से ऊपर आकर के 6.5% पे आ गया। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है मिला जुला सब चीज़ों का इन्फ्लेशन। इसमें सिर्फ फूड या पेट्रोल की बात नहीं हो रही, सब चीज़ों को एक साथ ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस है, वन की वर्ब है वर, कोर इन्फ्लेशन की वर्ब है हैज़ क्रॉस्ड, और यहीं पे इसकी दूसरी वर्ब है इज़ एस्टिमेटेड, है ना। एंड कंजंक्शन के बाद वन के बाद में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन वर्ड लगी है क्योंकि हम यहाँ पे एक अनरियल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप इन्फ्लेशन को भूल भी जाओ तो, अरे क्यों भूलेंगे, तो ये अनरियल पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ऐसे केस में हम हमेशा वर्ब को यूज़ करते हैं, वर्ब्स को यूज़ नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़े। करा रिएक्टिंग टू द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट ऑफ 4.3% आफ्टर एवरेजिंग अ स्टीप 6.2% थ्रू 2021, the RBI governor had remarked earlier this month
दैट इट ब्रॉड सम रिलीफ एंड एल्बो रूम फॉर स्टिकिंग विद ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी। कह रहा रिएक्ट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए अप्रैल के रिटेल इन्फ्लेशन के प्रिंट को जो 4.3% का था, कह रहा और कब हुआ है काम, बाद में एवरेज करने के एक बहुत ही स्टीप 6.2% पे। स्टीप का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए, है ना। तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले 6.2% के जो पूरे 2021 में रहा था। तो कह रहा है इस पर रिएक्ट करते हुए आरबीआई गवर्नर साहब ने रिमार्क कर दिया, अपना जो है ऑब्जर्वेशन दे दिया इस महीने की शुरुआत में। वो ये कि ये ब्रॉड करा है कुछ रिलीफ को, ये लेकर के आया है थोड़ी सी राहत को, और कह रहा है कुछ लेकर के आया है एल्बो रूम को, थोड़ी सी आज़ादी को, ताकि स्टिक विद कर पाएँ, ताकि अच्छे से फॉलो कर पाएँ ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी को, ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी को। तो ये आरबीआई गवर्नर का अप्रैल में रिमार्क था। देखो मई में तो 6.5% है, अप्रैल में गवर्नर साहब कह रहे थे कि कम हो गया, देखो अब थोड़ा सा हमें एल्बो रूम मिलेगा, थोड़ा सा हम ग्रोथ को जो अच्छे से करवा पाएंगे। लेकिन मई में तो कुछ और ही कहानी हो गई। गवर्नर की वर्ब है हैड रिमार्क्ड, ये काम पास में हो चुका है। इट की वर्ब है ब्रॉट, रिएक्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब गवर्नर साहब ने रिमार्क किया था उसी वक्त गवर्नर साहब अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे अप्रैल के आंकड़ों पे। बढ़े आगे, एल्बो रूम का मतलब है काम करने की आज़ादी, फ्रीडम बोल दो, स्कोप बोल दो, लीवे बोल दो, स्टिक विद करना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। कह रहा मेज इन्फ्लेशन पॉइंट्स प्रिंट्स लीव नो सच रूम फॉर मैन्यूवर। कह रहा लेकिन मई का जो इन्फ्लेशन का प्रिंट है, इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा छपा है अखबारों में, वो लीव नहीं करता है, नहीं छोड़ता है किसी भी रूम को, किसी भी आज़ादी को मैन्यूवर के लिए, पैंतरेबाजी के लिए। तो अप्रैल में आपने ज़्यादा आशाएं दिखा दी, मई का देखो, मई का देखोगे तो आपको पता लगेगा अब कुछ हो नहीं सकता ज़्यादा। मैन्यूवर क्या होता है, टैक्टिक या मैनिपुलेशन। आप कुछ देखो और उसके हिसाब से अपना रिएक्शन दो, बढ़ाओ घटाओ, यही कहलाता है आपका मैन्यूवर। इस स्पेलिंग में देखने वाला बहुत कुछ है, स्पेलिंग देख लेना, मैनो ई यूवर, मैंने ऐसे याद की हुई है, मैनो यूवर, मैनो यूवर। इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी है जो अमेरिकन यूज़ करते हैं, वो भी सही है ना, वो होती है मैन्यूवर, ठीक है ना, मैन्यूवर, मैन्यूवर, हाँ ये ठीक है। वैसे अपने जो चलती है वो चलती है मैनो ई यूवर, VRE, मैनो ईवर। चलो आगे बढ़े, याद करना है स्पेलिंग को, लिखोगे बड़े परेशान होगे, पेपर में आएगी तो। कह रहे दो द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मे नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डोविश पॉलिसी, नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड एज दीज प्राइस लेवल्स। अब बता रहा है अब इसके बाद हुआ क्या, मई में सब कुछ हुआ तो उसके बाद करेंगे क्या। क्या हालांकि दो बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो स्विच अवे नहीं करेगी, दूर नहीं हटेगी। स्विच अवे करना मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, दूर हट जाना पुरानी पोजीशन से। और वो कौन सी पोजीशन है, डोविश पॉलिसी की, एकदम काम, एकदम शांत पॉलिसी की। तो कह रहा है हालांकि अपनी नॉन एग्रेसिव पॉलिसी से बैंक हटेगा नहीं मई के आंकड़ों को देख के, फिर भी कोई और ईजिंग और आगे फर्दर ईजिंग जो है इंटरेस्ट रेट में एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती इस वक्त पे, इस प्राइस लेवल पे। तो प्राइस लेवल जो आप देख रहे हो ना महंगाई का, इस पे इंटरेस्ट रेट और ईज नहीं होंगी, चाहे इन इंटरेस्ट रेट को बैंक और ज़्यादा टाइट ना भी करे। समझ गए ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वर्ब है मे नॉट स्विच, ईजिंग नाम के जीरेंट की वर्ब है कैन बी एक्सपेक्टेड। डोविश वो है जो डव के जैसा है, एकदम काम है, पीसफुल है, पैसिफिस्ट है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है डोविश। फर्दर और फार्दर में आप जानते होंगे है ना, ये कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं, एक बार फटाफट देख लो। फर्दर का मतलब है आगे, फार्दर का मतलब है आगे, इसको आप फार से याद रखो, फार मतलब दूर होता है ना, फार्दर का मतलब होता है मोर इन डिस्टेंस, और ज़्यादा दूर, और फर्दर का मतलब होता है और ज़्यादा एडिशनल। और जो फार्दर है ना उसका एक सिनोनिम है फर्दर। तो जहाँ पे फार्दर लगाओ वहाँ पे फर्दर भी लगा देना, लगा सकते हो, कोशिश करो डिस्टेंस के लिए फार्दर को यूज़ करो, फर्दर भी लग सकता है। लेकिन जहाँ पे एडिशनल की बात हो, फर्दर लगाने की बात हो, वहाँ पे फार्दर मत घुसाया ना। अब देखो कैसे, फॉर फर्दर या फार्दर इन्फॉर्मेशन आई वॉज टोल्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, एडिशनल सूचनाओं के लिए मुझे बताया गया कि मैं विजिट करूँ कंपनी की वेबसाइट को। देखो अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और ज़्यादा के लिए मैं यूज़ करूँगा फर्दर को, तो यहाँ पे फार्दर मत घुसाया ना। समझ गए ना, फार्दर मतलब दूर, दूर वाली कोई बात यहाँ पे है नहीं। द डॉक्टर कंक्लूडेड दैट फर्दर या फार्दर ट्रीटमेंट वुड बी यूजलेस। डॉक्टर साहब ने कंक्लूड कर दिया कि और आगे ट्रीटमेंट जो है, और ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है अब यूजलेस होने वाली है, मरीज पे कोई ट्रीटमेंट अब असर नहीं करेगी। समझ गए ना। तो एडिशनल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, दूरी की बात नहीं हो रही है। फर्दर आएगा, फार्दर को मत लगाया ना। यहाँ देखो
द क्लाइंबर्स कुड नॉट गो एनी फर्दर या फार्दर विदाउट रेस्टिंग। क्लाइंबर्स जो थे, पहाड़ पर जो चढ़ने वाले थे, वो और ज़्यादा आगे नहीं जा सके बिना किसी रेस्ट के। मतलब पहले उनको लगा कि रेस्ट करना चाहिए फिर ही आगे जा पाएंगे। अब देखो डिस्टेंस की बात हो रही है, आगे जाने की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है। आप चूज़ करें यहाँ पे फार्दर को, आप चूज़ करें यहाँ पे फार्दर को, प्रीफर करें फार्दर को, लेकिन फर्दर आ जाए तो वो भी ठीक है। फर्दर फार्दर का एक सिनोनिम है, समझ गए ना। तो यहाँ पे फर्दर आ सकता है, चूज़ करेंगे, प्रीफर करेंगे फार्दर को। बढ़े आगे, कह रहा है मोस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन हायर देन द एवरेज 5.1% एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर दिस ईयर। ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन बना रहेगा ज़्यादा उस एवरेज से 5.1% की, जो एस्टिमेटेड है हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा इस साल, हमारे आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई कह रहा है कि इतना रहेगा। ज़्यादातर अर्थशास्त्री बोलते हैं कि ये मजाक है, इससे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इकोनॉमिस्ट की वो एक्सपेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स द आरबीआई टू परसिस्ट विद इट्स अकोमोडेटिव अप्रोच टू फैसिलिटेट ग्रोथ, it must take some actions of its own to curb price rise, including meaningful cuts in fuel taxes that the RBI governor has been advocating since February। अब कह रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। कह रहा है अगर सरकार चाहती है, वॉन्ट्स है कि आरबीआई जो है परसिस्ट विद करे, आरबीआई कंटिन्यू रखे अपनी अकोमोडेटिव अप्रोच को, अपनी जो एकदम जो है ना अकोमोडेटिव वो होता है जो बिल्कुल एडजस्टमेंट वाला हो, है ना, बिल्कुल नरमाई वाला हो। कह रहा है अगर सरकार चाहती है कि आरबीआई एग्रेसिव ना हो, इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा टाइट ना करे, इस अप्रोच को बनाए रखे ताकि ग्रोथ फैसिलिटेट हो, ताकि विकास बढ़ता रहे। कह रहा है अगर सरकार ऐसे चाहती है तो इसको लेना ही चाहिए कुछ एक्शंस को अपने खुद के ऑफ इट्स ओन। क्यों लेने एक्शन, ताकि कर्ब कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ प्राइस में राइस को, जिसमें शामिल है बहुत ही सार्थक से कट लगें, मीनिंगफुल कट लगें फ्यूल के टैक्सेस में, जिसको कि आरबीआई गवर्नर भी एडवोकेट कर रहा है, जिसकी वकालत कर रहे हैं गवर्नर साहब फरवरी से ही। तो कह रहा अब आरबीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है। सरकार चाहती है ना, अगर आरबीआई ऐसी पॉलिसी को बना के रखे जिससे ग्रोथ हो, तो सरकार को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, प्राइस के दामों को कम करना पड़ेगा, प्राइस को खास करके फ्यूल के, जिसको आरबीआई गवर्नर कब से चिल्ला रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं फरवरी से ही कि कम कर दो भाई, कम कर दो। समझ गए ना। गवर्नमेंट की वर्ब है वांट्स, इट की वर्ब है मस्ट टेक, आरबीआई गवर्नर की वर्ब है हैज़ बीन एडवोकेटिंग सिंस लग गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जानते हो ना आप, पॉइंट ऑफ टाइम की शुरुआत दी गई है इसलिए हमने सिंस को लगाया है, बिल्कुल आपको एक पॉइंट दिया गया है। और देखने वाला इसमें कुछ है नहीं। परसिस्ट विद, कंटिन्यू विद, रिमेन विद, किसी चीज़ के साथ कंटिन्यू करना कहलाता है परसिस्ट विद करना। अकोमोडेटिव वो है जो कोऑपरेटिव हो, एडजस्टिंग हो। आरबीआई ने अभी बहुत एडजस्ट कर रखा है अपनी इंटरेस्ट रेट को लेकर के, ताकि सरकार को ग्रोथ करने में फ़ायदा हो इकॉनमी में। कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सो फार इट हैज़ ओनली ऑब्फस्केटेड द इशू विद आर्गूमेंट्स ranging from the states should cut taxes first to let's bring petroleum products under the GST, and the latest claim by the petroleum minister who admitted that the prices are problematic but the government is saving money to spend on welfare schemes and buying vaccines। अब बता रहा सरकार के बहाने क्या क्या दिए सरकार ने। कह रहा अभी तक सो फार इसने महज ऑब्फस्केट किया है, इसने महज कन्फ्यूज़ किया है। ऊपर एक वर्ड आया था मेडल ऑब्फस्केट और कंफ्यूज एक दूसरे के सिनोनिम है। तो कह रहे सरकार अभी तक इस इशू पे कंफ्यूजन ही दिखा रही है ऐसी आर्गूमेंट्स के साथ जो रेंज फ्रॉम करती है, जिनकी रेंज है यहाँ से यहाँ तक। आर्गूमेंट्स की पूरी रेंज बता रहा है। तो पहली रेंज कहाँ से शुरू हो रही है कि स्टेट्स को कट करना चाहिए टैक्सेस को। सबसे पहले राज्य टैक्स कम करें, फिर हम जो है सेंटर वाले कम करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक गई टूल लगा के बता रहा है। आओ पेट्रोल को ब्रिंग करें, पेट्रोलियम को ब्रिंग करें जीएसटी के नीचे। तो ऐसे आर्गुमेंट्स जो हैं सेंटर देता आ रहा है और सबको कंफ्यूज कर रहा है। स्टेट पहले कम करे फिर हम करेंगे, चलो जीएसटी के नीचे पेट्रोल को लेके आते हैं, है ना। और कह रहे हैं इसी में लेटेस्ट क्लेम भी शामिल है, सबसे नया दावा भी शामिल है पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा, जिसने मान लिया कि प्राइसेस बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बड़े ही परेशानी भरे हैं, लेकिन सरकार सेव कर रही है, बचा रही है पैसे को, ताकि स्पेंड करे लोगों की भलाई की स्कीम्स पे और स्पेंड करे बाय करने पे वैक्सीन्स को। समझ गए ना। तो इस तरह के बहाने सरकार देती आ रही है पिछले कई महीनों से पेट्रोल के दामों को लेकर के। सेंटेंस सिंपल है। इट की वर्ब है हैज़ ओनली, ऑब्फस्केटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्टेट्स की वर्ब है शुड कट। लेट का सब्जेक्ट है यहाँ पे यू। इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट्स का मतलब है लेट अस। तो लेट एक इंपेरेटिव सेंटेंस को बता रहा है ना, बेयर इन्फिनिटिव से वर्ब जो है शुरू हो रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पे यू अपने आप अंडरस्टूड है आपका सब्जेक्ट, है ना।
हु की वर्ब है एडमिटेड, प्राइसेस की वर्ब है आर, गवर्नमेंट की वर्ब है इज सेविंग। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम जॉब एंड इनकम लॉसेस एंड हायर मेडिकल कॉस्ट सिंस द पैंडेमिक्स ऑनसेट द परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन इज अनटेनेबल। कह रहा है एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो ऑलरेडी रील फ्रॉम कर रही है, एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो ऑलरेडी झटके को सह रही है, और झटका किसका है, जॉब और इनकम की लॉसेस का और हायर मेडिकल कॉस्ट का, जब से पैंडमिक की शुरुआत हुई, जब से पैंडमिक ऑनसेट हुई है ना। कह रहा है ऐसी एक आबादी के लिए जो लगातार हाई जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अनटेनेबल है, जस्टिफाइबल नहीं है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। क्यों इतना इन्फ्लेशन बढ़ाया हुआ है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, इनकम कम हो गई है, सैलरी घट गई है ना, मेडिकल कॉस्ट आ गई है, हॉस्पिटल को पैसा देना है, ऊपर से आपने इन्फ्लेशन बढ़ाया हुआ है, खाने पीने को भी परेशान हो रहे हैं। समझ गए। इन्फ्लेशन की वर्ब इज अनटेनेबल, हर वो चीज़ है जिसको आप सही ना ठहरा जा सके, अनजस्टिफाइबल हो, इनडिफेंसिबल हो, जिसको आप जिसके डिफेंस में खड़े ना हो सकें। परसिस्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यूसली। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, स्टार्ट, बिगनिंग, कमेंसमेंट, एक नाउन है। रील फ्रॉम और रील अंडर दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, दोनों के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मीनिंग है। रील फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ के शौक में होना। जैसे मैं अभी भी, मेरे को आप कोई बात बताओ, मेरे को बहुत अजीब लगे, मैं बोलूँगा आई एम रीलिंग फ्रॉम दिस फैक्ट, जो तुमने मुझे बताया है अभी भी उसके झटके को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, है ना, उससे मैं अभी भी अपसेट हूँ। रील अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के दबाव के तले जो है बहुत मतलब बोझिल फील करना, ओवर बर्डन फील करना। तो रील फ्रॉम और रील अंडर जो है आप इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हो, समझ गए ना। यहाँ पे झटका बताया जा रहा है और यहाँ पे किसी चीज़ के बोझ को बताया जा रहा है। चलो ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं फ्रॉम बताऊंगा ना, बताएंगे सर रील अंडर क्या होता है, एक ही बात है दोनों, जिसको लगाना चाहो, ज़्यादा फर्क है नहीं, है ना। कह रहा नो वेलफेयर स्कीम कैन ऑफसेट दिस डिसप्रोपोर्शनेटली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पुअर। कह रहा कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है ऑफसेट नहीं कर सकती है इस बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट को गरीब लोगों पे, ऑन द पुअर पे। तो कितनी भी अच्छी स्कीम तुम बना लो, ऑफसेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की भरपाई करना, है ना। कोई भी अच्छी चीज़ जो है इसकी भरपाई कभी भी नहीं कर पाएगी। डिसप्रोपोर्शनेटली होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली हाई, प्रोपोर्शन से बाहर। गरीब है तो उसको बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ रही है, यही डिसप्रोपोर्शन है उसके साथ। जब फटाफट से अपने क्विज़ पे, आर्टिकल को मैंने कहानी की तरह बताया, मेरे हिसाब से तो ईजी होना चाहिए अगर आपने पूरे फोकस से पढ़ा हो। लाइक दे देना वो ढीठ वाले बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है ना, पूरी वीडियो देख करके भी। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करें ग्रामेटिकली। इफ़ द वाटर ऑफ द रिवर वर टू कंटेमिनेट एनी फर्दर इट वुड नॉट रिमेन पोर्टेबल, रिवील द रिपोर्ट। अगर इस रिवर के वाटर को और कंटेमिनेट किया जाए एनी फर्दर और ज़्यादा, तो ये जो है पीने लायक नहीं रहेगा, पोर्टेबल नहीं रहेगा, ऐसा रिपोर्ट ने रिवील किया। चारों में एक ही बात लिखी हुई है लेकिन थोड़े थोड़े वर्ड्स मैंने चेंज किए हैं। एक बात बताओ मुझे, पानी कभी एडिबल हो सकता है क्या? अरे पानी तो पीने लायक होता है ना, पानी में कुछ पकाओगे थोड़े ना। एडिबल वो है जिसको खाया जा सके या जिसमें पकाया जा सके, कुकिंग के काम आए। तो बी तो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं है, रिमेन पोर्टेबल ही होना चाहिए। समझ गए। दूसरा देखो, कंटेमिनेट कब करना है? और ज़्यादा, एडिशनली। अगर एडिशनली की बात हो रही है तो फर्दर आएगा लेकिन फार्दर नहीं आएगा। फार्दर मतलब और आगे, मतलब डिस्टेंस में, है ना, 100 कदम और, 200 कदम और, 1 किलोमीटर और। तो फार्दर की बात नहीं है, कंटेमिनेट और ज़्यादा किया जाए और प्रदूषित किया जाए एडिशनली। तो सी भी आंसर नहीं है आपका, फर्दर ही आना चाहिए। अब ए और डी में देख लो, ए में हमने डाला है कंटेमिनेट और डी में डाला टू बी कंटेमिनेटेड। ये बता दो वाटर के लिए जिसके लिए कंटेमिनेट नाम का इन्फिनेटिव आया है, क्या वाटर को कंटेमिनेट किया जाएगा या वाटर कंटेमिनेट करेगा? अरे वाटर को कंटेमिनेट किया जाएगा, वाटर अपने आप को थोड़ा ना प्रदूषित करता है, वाटर को हम प्रदूषित करेंगे। तो टू बी कंटेमिनेटेड नाम का आपको पैसिव इन्फिनेटिव चाहिए। टू कंटेमिनेट मत लगाया ना, समझ गए ना। वाटर डूअर नहीं है, एक्शन का रिसीवर है, डी आपका आंसर है। तो ऐसे चलना था आपको, इजीली आप कर पाए होंगे। अब ये आपका क्लोज टेस्ट है, 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करो और फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना बहुत इजी, आप कर सकते हो इनको। मेरे आंसर में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। एक और चीज़ देखना, ये आपका आज का क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स के लिए। शुरू करो, 3-3 सेंटेंस लिखो आज से ही। ये आपका क्वेश्चन है, वाई डू यू अग्री और डिसएग्री विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस टू सेव फॉर द वेलफेयर स्कीम्स टू बी लॉन्च इन द फ्यूचर। 3 स्टेटमेंट्स में ही इसका जवाब देना है। आप क्यों सरकार से अग्री या डिसएग्री करते हो कि पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा के गरीबों के लिए पैसा जोड़ा जाए बाद में उनको देने के लिए? ठीक है, डालो कमेंट्स में।
3 से ज़्यादा लिखोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो गीता महाभारत मत लिखाना, सिर्फ 3 सेंटेंस में लिखना, मैं कुछ बता पाऊँ तो आपको बता भी पाऊँ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।